रूट सीएम की जिद्दी सेक्रेटरी पार्ट 4। वर्तिका ने कसकर अपनी आंखें मूंद ली थी। उसे महसूस हो रहा था कि वरदान का वजूद उस पर हावी हो रहा है। कैबिन के सन्नाटे में उसे सिर्फ अपनी तेज चलती धड़कनें और वरदान की धीमी होती सांसें सुनाई दे रही थी। जवाब दीजिए मिस वर्तिका। वरदान की आवाज अब और भी गहरी और सख्त हो गई थी, जैसे वे उसे डरा नहीं रहा हो बल्कि उसके सब्र का इम्तिहान ले रहा हो। क्या अब भी आपको मेरा चेहरा किसी विलुप्त पक्षी जैसा लग रहा है? वर्तिका मन ही मन कुछ न कुछ खिचड़ी पकाने की कोशिश करने लगी थी ताकि वरदान के गुस्से से बच सके। पर तभी वरदान थोड़ा और करीब झुके। वर्तिका ने डर के मारे अपनी पलकें और भी जोर से भींच ली थी। उसका दिल ऐसे धड़क रहा था मानो अभी बाहर निकल आएगा। वर्तिका की पलकों के पीछे अंधेरा था और उसी अंधेरे में उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। मुझसे क्या पूछ रहे हैं? एक बार आईने में खुद को देख लेते तो पता चल जाता। साक्षात आर्कियोप्टेरिक्स के बड़े भाई लग रहे हैं इस वक्त गुस्से में। और ये क्या, मेरे इतने करीब खड़े हैं। वैसे तो प्रोटोकॉल के नाम पर घंटे भर का लेक्चर सुना देंगे और अभी खुद ही सारे प्रोटोकॉल भूल गए हैं। वर्तिका मन में चाहे वरदान को कुछ भी कह ले, पर अपनी इस बहादुरी को उसके सामने जुबान पर लाने की हिम्मत उसमें रत्ती भर भी नहीं थी। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे खुद डर लगने लगा था कि कहीं वरदान को सुनाई ना दे जाए। वर्तिका ने धीरे से एक आंख खोलकर देखने की हिम्मत की कि वरदान उससे कितनी दूरी पर है, पर अगले ही सेकंड उसने फिर से आंखें कसकर बंद कर ली थी। हे भगवान, ये तो सच में अभी भी यहीं खड़े हैं और उतने ही करीब। वरदान की आवाज फिर सुनाई दी, धीमी, मगर इस बार और भी खतरनाक थी। तो मिस वर्तिका, उसने जानबूझकर थोड़ा रुककर कहा, इतना सोचने वाली कौन सी बात है? मैंने तो बस एक साधारण सा सवाल पूछा है। वर्तिका ने होंठ भींच लिए। साधारण सवाल? हाँ बिल्कुल, जैसे फांसी पर चढ़ाने से पहले जल्लाद पूछता है, कोई आखिरी इच्छा? उसने मन ही मन बुदबुदाया। सर। आखिरकार उसके होंठ हिले। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, मगर नजरें अब भी नीचे ही थीं। मैंने मैंने इसे कुछ नहीं कहा था। वरदान की भौं हल्की सी उठी। अच्छा, उसने धीमे से कहा। तो मेरे कानों ने गलत सुन लिया? उसने थोड़ा और झुककर पूछा। या फिर आप अब अपनी ही बात से मुकर रही हैं? वर्तिका को समझ आ गया था कि जंगली बिलोटा आज उसे कच्चा चबाने के मूड में है। बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था और दिमाग के सारे घोड़े दौड़ना बंद हो गए थे। तभी उसके शातिर दिमाग में बिजली सी कौंधी। बेटा वर्तिका, अब सिर्फ एक ही चीज तुझे इस सिचुएशन से निकाल सकती है, ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस। उसने मन ही मन बड़बड़ाते हुए कहा। मिस वर्तिका, मैं इंतजार कर रहा हूँ। वरदान की आवाज उसके कान के पास गूंजी। वर्तिका ने अपनी पलकें तेजी से झपकाईं, जैसे उसे चक्कर आ रहे हों। उसने अपना हाथ धीरे से अपने माथे पर रखा और एक लंबी लड़खड़ाती हुई सांस ली। सर, मुझे मुझे कुछ धुंधला धुंधला दिख रहा है। उसने अपनी आवाज को जितना हो सके उतना कमजोर बनाया। वरदान की भौहें सिकुड़ गई थीं। उसने अपनी पकड़ ढीली नहीं की, बल्कि और गौर से उसके चेहरे को देखने लगा था। ये क्या नया नाटक है? वर्तिका ने मन ही मन उसे कोसा। राक्षस कहीं के, लड़की मर रही है और इसे नाटक लग रहा है। उसने अपनी आंखों की पुतलियों को थोड़ा ऊपर की तरफ घुमाया और अपना शरीर ढीला छोड़ दिया था। मम्मी, वानी, उसने बुदबुदाया और अगले ही पल उसका सिर वरदान के चौड़े कंधे पर जा गिरा था। वरदान सकपका गया था। उसने घबराकर दीवार पर टिके अपने हाथ हटाए और वर्तिका को कमर से थाम लिया था ताकि वह जमीन पर न गिर जाए। मिस वर्तिका, वर्तिका। वर्तिका ने अपनी आंखें कसकर बंद कर रखी थीं। उसे महसूस हो रहा था कि वरदान ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया है। उसकी परफ्यूम की खुशबू अब और भी साफ आ रही थी। वरदान ने उसे सोफे की तरफ ले जाकर लिटाया। मदन, पानी लाओ जल्दी। वरदान की आवाज में पहली बार उतनी सख्ती नहीं थी। वर्तिका मन ही मन मुस्कुराती रही थी। वह वर्तिका क्या एक्टिंग की है। अब बस 5 मिनट और, फिर मम्मी को फोन करके यहाँ से निकल जाऊंगी। वरदान उसके पास घुटनों के बल बैठा और उसके चेहरे के पास झुक गया था। उसने धीरे से वर्तिका के गाल थपथपाए। मिस वर्तिका, आंखें खोलो। जरा सी डांट से कोई बेहोश होता है क्या? तभी वरदान की नजर वर्तिका के हाथ की उंगलियों पर पड़ी, जो अनजाने में सोफे के कुशन को कसकर भींच रही थी। वरदान की तेज नजरों से वर्तिका की वह छोटी सी हरकत छिप नहीं सकी थी। जैसे ही उसने देखा कि बेहोश होने का दावा करने वाली वर्तिका की उंगलियां सोफे के कुशन को पूरी ताकत से जकड़े हुए हैं, वरदान का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि कोई उसके सामने उसके कैबिन में इतनी बड़ी परफॉर्मेंस देने की हिम्मत कर सकता है। गुस्से की एक लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई थी। वरदान की आवाज अब किसी तेज धार वाली तलवार की तरह ठंडी और पैनी हो चुकी थी। उसने वर्तिका के कान के पास झुककर लगभग फुसफुसाते हुए कहा, मिस वर्तिका, अगर आप अगले 3 सेकंड में खड़ी नहीं हुई तो मुझे मदन से कहना पड़ेगा कि वो किसी वेटनरी डॉक्टर को फोन करे। वर्तिका ने अपनी आंखें और भी जोर से बंद कर लीं। उसने मन ही मन सोचा, वेटनरी? ये जानवरों वाले डॉक्टर की बात क्यों कर रहे हैं? क्या ये सच में मुझे भी अपनी प्रजाति का समझ रहे हैं? वरदान ने अपनी बात जारी रखी। उसकी आंखों में डेविलिश चमक थी। इसे वर्तिका देख नहीं पा रही थी, पर महसूस जरूर कर सकती थी। जो कि जिस तरह की भाषा आप इस्तेमाल करती हैं वो किसी इंसान की तो नहीं हो सकती है। तो जाहिर है इंसानों वाली दवाइयां आप पर असर नहीं करेंगी। मदन, डॉक्टर को फोन करो
और कहो कि एक जानवरों वाला बड़ा इंजेक्शन तैयार रखें। सुना है कि वो एक बार में किसी भी जंगली जानवर को होश में ले आता है, चाहे सुई कितनी भी मोटी क्यों ना हो। जानवरों वाला इंजेक्शन और मोटी सुई के शब्दों ने वर्तिका के दिमाग में खतरे की घंटी बजा दी थी। वो तो सुई से ऐसे भागती थी जिससे गधे के सर से सींग। उसके जहन में एक विशालकाय सुई की तस्वीर उभरी, जिसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। वर्तिका ने मनी मन खुद को कोसा, हे भगवान, ये तो सच में जल्लाद हैं, खुद जंगली जानवरों के सरदार लगते हैं और मुझे तबीले भेजने की तैयारी कर रहे हैं। अगर अब नहीं उठी तो ये राक्षस सच में मुझे घोड़े वाला इंजेक्शन लगवा देंगे। वर्तिका के शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई थी। उसने मनी मन सोचा, ये तो मेरी चोरी पकड़ी गई, पर अब अगर उठ गई तो ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। एक्टिंग जारी रख वर्तिका, अभी सिर्फ शक हुआ है, हार मत मान। उसने थोड़ा और जोर से मम्मी मम्मी बुदबुदाने की कोशिश की। वरदान की मुट्ठियां भिज गई थीं। 1। वरदान की भारी आवाज कैबिन में गूंजी। वर्तिका के हाथ जो कुशन को भींच रहे थे, अब डर के मारे कांपने लगे थे। 2। वरदान ने अपना हाथ सोफे के हैंडल पर टिकाया। वह वर्तिका के इतना करीब था कि उसकी शर्ट की महक वर्तिका के होश उड़ाने के लिए काफी थी। जैसे ही वरदान के मुंह से 3 निकलने वाला था, वर्तिका स्प्रिंग की तरह उछलकर सोफे पर सीधी बैठ गई थी। उसकी आंखें उल्लू की तरह खुली हुई थी और चेहरा पसीने से भीग चुका था। नहीं, कोई इंजेक्शन नहीं, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल चकाचक, वह चिल्लाई। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और चेहरा डर के मारे सफेद पड़ गया था। उसने देखा कि वरदान के चेहरे पर गुस्से के साथ साथ एक ऐसी हिकारत थी जिसे देखकर उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। वरदान धीरे धीरे अपनी जगह से खड़े हुए। वह इतने लंबे और विशाल लग रहे थे कि वर्तिका को खुद के छोटे होने का एहसास होने लगा था। ड्रामेटिक्स में गोल्ड मेडल मिला है क्या आपको, या बचपन से ही इतनी बड़ी जालसाज हैं आप? वरदान ने दांत पीसते हुए पूछा। एक सीएम के साथ धोखा? मेरे सामने बेहोश होने का नाटक करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? वर्तिका चकपका गई थी। सर वो मुझे लगा कि शायद कमजोरी। शट अप! वरदान की आवाज केबिन में गूंजी। वह मेज की तरफ मुड़ा और एक फाइल उठाकर जोर से मेज पर पटकी। तुम्हें क्या लगा कि तुम अपनी घटिया हरकतों से मुझे बेवकूफ बना लोगी? कल रात तुमने मेरा मजाक उड़ाया और आज मेरे ही केबिन में ये तमाशा। वर्तिका का गला सूख गया था। उसने डरते हुए अपनी आवाज निकाली, सॉरी सर, आई एम रियली सॉरी। वरदान उसकी तरफ बढ़ा। उसकी आंखों में जलता हुआ गुस्सा साफ बता रहा था कि आज वर्तिका की खैर नहीं। उसने वर्तिका के बिल्कुल करीब आकर अपनी उंगली उठाते हुए कहा, सॉरी से काम नहीं चलेगा मिस वर्तिका, तुमने मेरा वक्त बर्बाद किया है। वरदान की आंखों में गुस्सा अब एक ठंडी और खतरनाक साजिश में बदल चुका था। उसने अपनी मेज की तरफ कदम बढ़ाए और वहां रखी फाइलों का एक पूरा अंबार, जो शायद 1 हफ्ते की मेहनत मांगता था, वर्तिका के सामने लाकर धड़ाम से पटक दिया था। ये क्या है सर? वर्तिका ने सहमी हुई आवाज में पूछा। ये तुम्हारा आज का काम है मिस वर्तिका, और याद रहे, आज का ही। वरदान ने अपनी घड़ी की तरफ देखते हुए कहा, इन सारी फाइलों का डेटा एंट्री, पुराने रिकॉर्ड्स और अगले हफ्ते का पूरा शेड्यूल मुझे आज शाम 5 बजे तक मेरी टेबल पर चाहिए। अगर एक भी गलती हुई तो मदन को डॉक्टर के पास भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं खुद तुम्हें वहीं सचिवालय के बगीचे में घास काटने पर लगा दूंगा। वहां आपको हाथों की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी जुबान जो काफी लंबी है। वर्तिका का मुंह खुला का खुला रह गया था। उसने मन ही मन सोचा, 1 हफ्ते का काम 1 दिन में? ये तो सरासर मानव अधिकारों का उल्लंघन है। ये सीएम है या अंग्रेजों के जमाने के जेलर? जंगली पिलौटे तो मैंने कम कहा था, ये तो साक्षात अड़ियल घोड़े हैं जिनका खुद पर कोई कंट्रोल नहीं। लेकिन सर, इतना सारा काम? वर्तिका ने हिम्मत जुटाकर बोलना चाहा। जवाब नहीं, काम चाहिए मुझे। वरदान ने उसकी बात बीच में ही काट दी थी। और एक और बात, आज से तुम सचिवालय की लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करोगी। क्या? वर्तिका के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। सर, आपका ऑफिस 5वीं मंजिल पर है और रिकॉर्ड रूम बेसमेंट में। मैं सीढ़ियों से कैसे? जैसे एक जंगली बिल्ली छलांग मारती है वैसे ही, वरदान ने एक सख्त आवाज में कहा। तुम्हारी फिटनेस के लिए ये बहुत जरूरी है। लिफ्ट सिर्फ उन लोगों के लिए है जो नाटक नहीं करते। तुम तो वैसे भी कमजोरी का बहाना बना रही थी, तो थोड़ा पैदल चलोगी तो खून का दौरा पड़ेगा और चक्कर आने बंद हो जाएंगे। वर्तिका को ऐसा लगा जैसे उसके कानों से धुआं निकल रहा हो। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली। लिफ्ट भी छीन ली अब? 5 मंजिल ऊपर नीचे? ये मेरी टांगे तुड़वा कर ही मानेंगे। भगवान करे इनकी ब्लैक कॉफी को शुगर हो जाए। अभी भी यहीं खड़ी हो? वरदान की भारी आवाज कैबिन में फिर से गूंजी। वर्तिका ने झटके से फाइलों का वो भारी पुलिंदा उठाया। फाइलें इतनी भारी थी कि उसका संतुलन बिगड़ने लगा था, लेकिन वरदान की ठंडी नजरों के सामने उसने खुद को संभाला। नहीं सर, जा रही हूं मैं, उसने दांत पीसते हुए कहा और केबिन के बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिए थे। जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंची, वरदान ने पीछे से टोक दिया था, मिस वर्तिका। वर्तिका रुकी और पीछे मुड़कर देखा। अगली बार जब बेहोश होने का नाटक करो तो उंगलियों को ढीला छोड़ देना। मेथड एक्टिंग इसी को कहते हैं, वरदान ने एक तंज भरे अंदाज में कहा। वर्तिका ने एक गहरी सांस ली और बिना कुछ बोले बाहर निकल गई थी। कॉरिडोर में पहुंचते ही उसने सीढ़ियों की तरफ देखा और एक ठंडी हवा भरी। 5वीं मंजिल।
मेरा तो आज ही आर्कियोप्टेरिक्स बन जाना तय है। उसने एक बार लिफ्ट की तरफ एक हसरत भरी निगाह डाली, पर वहां तैनात सुरक्षाकर्मी की सख्त नजरें देखते ही उसने अपना रास्ता सीढ़ियों की तरफ मोड़ लिया था। 5वीं मंजिल, फिर बेसमेंट, फिर 5वीं मंजिल। ये सीएम है या जिम इंस्ट्रक्टर? वर्तिका ने बुदबुदाते हुए पहली सीढ़ी पर कदम रखा। दोपहर के 2 बज चुके थे। वर्तिका की सांसें फूल रही थी। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। सुबह से वह कम से कम 10 बार ऊपर नीचे कर चुकी थी। नई सैंडल्स और लगातार चलने की वजह से उसके नाजुक पैरों में अब जलन होने लगी थी। उसने एक कोने में रुककर धीरे से अपनी सैंडल उतारी तो देखा कि उसकी एड़ियां और तलवों में लाल रंग के दर्दनाक छाले पड़ गए हैं। आह, जंगली प्लोटे, तुम्हें तो मैं देख लूंगी, उसने दर्द से कराहते हुए कहा। उसकी आंखों में आंसू थे, पर इरादा चट्टान जैसा था। आपको क्या लगा मैं रोते हुए आपके पास आऊंगी और माफी मांगूंगी? कभी नहीं। वर्तिका हार मानना नहीं जानती। उसने अपने बैग से टिश्यू पेपर निकाले और छालों पर लपेटा और फिर से सैंडल पहन ली थी। हर कदम अब कांच पर चलने जैसा था, पर उसने अपनी चाल धीमी नहीं होने दी थी। उधर सीएम कैबिन में वरदान एक बहुत ही महत्वपूर्ण फाइल पढ़ रहा था कि तभी अचानक हिक, उसका पूरा शरीर एक झटके के साथ हिला। उसने पानी का गिलास उठाया और एक सांस में पी गया था। 2 मिनट शांति के बाद जैसे ही उसने पेन उठाया, हिक, सर, सब ठीक है? मदन ने अंदर आते हुए पूछा। हाँ। हिक, बस ये हिचकियाँ हिक रुकी नहीं रही, वरदान ने झुंझलाते हुए कहा। अगले 3 घंटों तक वरदान का बुरा हाल था। वह मीटिंग में था, पर हर 2 मिनट बाद उसकी हिचकी सन्नाटे को तोड़ देती थी। सचिवालय के गलियारों में चर्चा शुरू हो गई थी कि आज सीएम साहब को कोई बहुत शिद्दत से याद कर रहा है। तभी अब विज्ञान जो जरूरी काम से सचिवालय आया था, कैबिन में दाखिल हुआ और वरदान की हालत देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाया था। भाई, ये क्या हाल बना रखा है? लगता है किसी का दिल बुरी तरह दुखाया है आपने, या फिर कोई आपको गालियां दे देकर याद कर रहा है। वरदान ने उसे घूर कर देखा। बकवास बंद करो, मुझे लगता है एसिडिटी हो गई है। एसिडिटी नहीं है भाई, ये तो बददुआ वाली हिचकी लग रही है। अभिज्ञान ने चुटकी ली। शाम के 4:55 बजे वर्तिका का चेहरा पीला पड़ चुका था। पैर कांप रहे थे, पर उसके हाथ में वो आखिरी फाइल थी जिसे वरदान ने मांगा था। वह सीढ़ियां चढ़कर 5वीं मंजिल पर पहुंची। उसका हर कदम दर्द से भरा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी। उसने वरदान के कैबिन का दरवाजा बिना खटखटाए खोला और धड़ाम से फाइल मेज पर पटक दी थी। वरदान ने सिर उठाकर उसे देखा। वर्तिका के बिखरे बाल, पसीने से भीगे शर्ट और लड़खड़ाते कदमों को देखकर एक पल के लिए वरदान की आंखों में शक्ति की जगह कुछ और उभरा था, शायद पछतावा या हैरानी। ये लीजिए, आपकी सारी फाइलें, वर्तिका ने हाफते हुए कहा। वर्तिका को भी लगातार हिचकियां आ रही थी। वरदान उसे कुछ कहने ही वाला था कि फिर से एक जोरदार हिचकी आई। वर्तिका ने अपनी थकी हुई आंखों से उसे देखा और एक टेढ़ी मुस्कान के साथ बोली, लगता है सर आज आपका दिन भी कुछ खास अच्छा नहीं रहा। सुना है जब कोई किसी को बहुत ज्यादा तंग करता है तो हिचकियां पीछा नहीं छोड़ती। वरदान ने पानी की बोतल उठाई, पर वह खाली थी। वर्तिका ने देखा कि वरदान का चेहरा हिचकियों की वजह से लाल पड़ चुका है। गुस्से में होने के बावजूद वह बेबस लग रहा था। वर्तिका ने अपनी जेब से एक छोटी सी इलायची निकाली और मेज पर रख दी थी। इसे चबाइए, हिचकी रुक जाएगी। और हाँ, मैं कल सुबह 9 बजे फिर से सीढ़ियों से ही आऊंगी। गुड इवनिंग सर। वह मुड़ी और लंगड़ाते हुए बाहर निकल गई थी। वरदान वहीं बैठा रह गया था। उसके हाथ में इलायची थी और आंखों में वर्तिका की वो जिद्दी छवि थी। उसकी हिचकी अचानक रुक तो गई थी, और उसके दिल की धड़कन ने एक नई रफ्तार पकड़ ली थी। वर्तिका ने अपना बैग उठाया और लंगड़ाते हुए अपने कैबिन से बाहर निकली ताकि घर जा सके। कॉरिडोर में सन्नाटा था, पर उसके पैरों का दर्द अब असहनीय हो चुका था। जैसे ही उसने मुड़ने की कोशिश की, छालों की टीस ने उसे झकझोर दिया था और उसके पैर बुरी तरह लड़खड़ा गए थे। आह! वर्तिका की आंखों से एक आंसू टपक पड़ा था। वह गिरने ही वाली थी कि तभी 2 मजबूत बाहों ने उसे सहारा दे दिया था। संभल कर मिस। क्या हुआ? यह अभिज्ञान था जो वरदान के पास ही वापस आ रहा था। वर्तिका की हालत देखकर वह दंग रह गया था। चेहरा पीला, आंखों में आंसू और पैर तो जैसे जवाब दे चुकी हों। वर्तिका ने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और तुरंत पीछे हट गई थी। उसने मन ही मन सोचा, नहीं वर्तिका, जुबान पर लगाम रख। क्या पता ये भी उस जंगली बिलोटे का कोई रिश्तेदार हो और फिर से कोई नई आफत खड़ी हो जाए। थैंक यू, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ, वर्तिका ने अपनी आवाज को जितना हो सके स्थिर रखते हुए कहा और जाने लगी थी। लेकिन वो फिर से लड़खड़ा गई थी और अभिज्ञान ने उसे थाम लिया था। तभी कैबिन का दरवाजा खुला और वरदान बाहर निकला। सामने का नजारा देख उसकी आंखों में खून उतर आया था। अभिज्ञान और वर्तिका एक दूसरे के इतने करीब खड़े थे। ये बात वरदान को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसके सीने में अजीब सी जलन महसूस हुई। मिस वर्तिका, वरदान की आवाज धाड़ की तरह गूंजी। आप इतनी कामचोर क्यों हैं? क्या आपके पास इतना फालतू समय है कि अनजान लोगों से बात करें? आपका काम खत्म हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ दरबार लगाएंगी। वर्तिका का धैर्य अब जवाब दे गया था।
सुबह से 5वीं मंजिल के चक्कर, पैरों के छाले और ऊपर से ये इल्जाम। उसे इतना गुस्सा आया कि वह पलटकर वरदान की तरफ बढ़ी। उसकी आंखों में आग थी। अभिज्ञान को एक सेकंड लगा ये समझने में कि वही जंगली बिल्ली है जिसने कल रात वरदान की अनोखी तारीफ की थी। वह मजे लेने ही वाला था कि तभी जैसे ही वर्तिका कुछ बोलने के लिए वरदान के बिल्कुल करीब आई, अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। उसका शरीर पूरी तरह से निढाल हो गया और वह सीधे वरदान की बाहों में जा गिरी थी। वरदान ने उसे थाम तो लिया, पर उसके चेहरे पर तंज था। फिर से वही ड्रामा। मिस वर्तिका, इस बार मैं इंजेक्शन सच में लगवा दूंगा, उठिए। लेकिन इस बार वर्तिका ने कोई जवाब नहीं दिया था। उसका सिर वरदान के कंधे पर लुढ़का हुआ था और उसकी सांस बिल्कुल धीमी और गहरी थी। अभिज्ञान ने पास आकर वर्तिका का हाथ देखा जो बिल्कुल ठंडा पड़ा था। भाई, ये नाटक नहीं लग रहा, इसकी हालत सच में खराब है। ऑफिस टाइम खत्म हो चुका था। वरदान ने बिना देर किए वर्तिका को अपनी गोद में उठाया और उसके पैरों पर लिपटे हुए वो खून से सने टिश्यू पेपर देखकर वरदान का दिल एक पल के लिए कांप सा गया था। वे उसे पास ही के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए थे। कुछ देर बाद डॉक्टर को बुलाया गया। वरदान वार्ड के बाहर चक्कर काट रहा था, मन ही मन खुद को कोसते हुए कि शायद उसे सजा देने में कुछ ज्यादा ही कर दिया। उसकी हिचकियां तो रुक गई थी, पर बेचैनी बढ़ गई थी। तभी डॉक्टर बाहर निकले। उनका चेहरा थोड़ा अजीब सा था, जैसे वे अपनी हंसी रोक रहे हों या डर रहे हों। डॉक्टर, क्या हुआ उसे? कोई गंभीर बात? वरदान ने सख्ती से पूछा। डॉक्टर ने डरते डरते चश्मा ठीक किया और कहा, सीएम सर, घबराने की कोई बात नहीं है। दरअसल मिस वर्तिका बेहोश नहीं हुई हैं। वरदान की भौहें तन गई थीं। मतलब फिर से नाटक? नहीं सर, डॉक्टर ने धीमे से कहा, वो बस सो रही हैं। उन्हें बेहोशी नहीं आई थी, बल्कि अत्यधिक थकान की वजह से खड़े खड़े गहरी नींद आ गई है। उनका शरीर इतना थक चुका था कि दिमाग ने खुद को शट डाउन कर लिया। वो इस वक्त बहुत ही सुकून की नींद में है। अभिज्ञान की हंसी का फव्वारा फूट पड़ा था। भाई, मान गए आपकी सेक्रेटरी को। आपकी डांट सुनते सुनते ही सो गई, ये तो लेजेंड है। वरदान सन खड़ा रह गया था। उसने कमरे के अंदर झांका, जहां वर्तिका बिना किसी फिक्र के चादर तानकर सो रही थी। उसके चेहरे पर फैली मासूमियत और पैरों की पट्टियों ने एक पल के लिए ही सही, पर वरदान के सख्त चेहरे पर चिंता ला ही दी थी। वरदान अभी वर्तिका को देख ही रहे थे कि तभी अभिज्ञान का फोन वाइब्रेट हुआ। अभिज्ञान ने जैसे ही स्क्रीन देखी, उनके चेहरे का रंग उड़ गया था। भाई, ये देखिए। वरदान ने फोन हाथ से लिया और उसकी आंखें गुस्से और हैरानी से फैल गई थी। सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनल तक हर जगह बस एक ही वीडियो चल रहा था। सीएम वरदान सिंह शेखावत अपनी बाहों में किसे लेकर भागे। चूंकि वरदान एक पावरफुल और मोस्ट एलिजिबल सीएम थे, इसलिए उनके सचिवालय से एक लड़की को गोद में उठाकर हॉस्पिटल ले जाने वाली खबर ने सत्ता के गलियारों में आग लगा दी थी। ब्रेकिंग न्यूज। सचिवालय में किसकी एंट्री? कौन है सीएम वरदान की मिस्ट्री गर्ल? क्या मुख्यमंत्री वरदान सिंह शेखावत के सख्त चेहरे के पीछे कोई रोमांटिक कहानी छुपी है? आज शाम सचिवालय के बाहर जो नजारा देखा गया, उसने पूरी सियासत में हलचल पैदा कर दी है। वरदान ने जैसे ही अपना फोन चेक किया, उस पर सूर्य प्रताप जी, वरदान के पिता और पार्टी के वरिष्ठ नेता की 15 मिस्ड कॉल थी। वरदान के माथे पर हल्की सी चिंता की लकीरें उभर आई थीं। वह जानता था कि राजनीति में एक छोटी सी फोटो पूरी छवि खराब कर सकती है। तभी वरदान का फोन फिर बजा। स्क्रीन पर डैड चमक रहा था। हेलो, वरदान ने सख्त आवाज के साथ कहा। यह सब क्या तमाशा है वरदान? दूसरी तरफ से सूर्य प्रताप जी की गरजती हुई आवाज आई। तुम जानते हो, विपक्ष इस मौके की तलाश में बैठा था। तुम एक मुख्यमंत्री हो, कोई फिल्मी हीरो नहीं, जो अपनी सेक्रेटरी को गोद में उठाकर सड़कों पर भागोगे। पूरी पार्टी की छवि दांव पर लग गई है। जानते हो विपक्ष इस वीडियो को कैसे पेश कर रहा है? सत्ता का दुरुपयोग और चरित्र पर सवाल। देखिए मिस्टर शेखावत, वह बेहोश हो गई थी मेरी वजह से। प्रधान ने सफाई देने की कोशिश की। वजह जो भी हो, सूर्य प्रताप ने उनकी बात को बीच में ही काट दिया था। हॉस्पिटल ले जाने के लिए एम्बुलेंस होती है वरदान, मुख्यमंत्री की बाहें नहीं। सूर्य प्रताप जी ने गुस्से में फोन काट दिया था। वरदान ने सोशल मीडिया पर न्यूज चेक की। अगले 10 मिनट के अंदर सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों पर हेडलाइंस की बाढ़ आ गई थी। ब्रेकिंग न्यूज, सख्त मुख्यमंत्री का कोमल अवतार, अपनी सेक्रेटरी को गोद में उठाकर अस्पताल पहुंचे सीएम वरदान। क्या यह फर्ज है या कुछ और? सीएम वरदान और उनकी निजी सचिव की बढ़ती नजदीकियां। वरदान के चेहरे की नसें तन गई थीं। उन्होंने नंबर डायल किया और अपनी पीआर टीम को दहाड़ते हुए कहा, हु द हेल लीक्ड दिस? मुझे वो वीडियो अगले 5 मिनट में हर प्लेटफॉर्म से गायब चाहिए। अगर एक भी और ट्वीट दिखा तो पूरी आईटी सेल को सस्पेंड कर दूंगा। गेट दैट क्लियर? उन्होंने गुस्से में फोन काट दिया था, पर तभी अभिज्ञान ने धीरे से कहा, भाई अब देर हो चुकी है, रायता फैल गया है, और सच कहूं तो आप जिस तरह से उसे हॉस्पिटल लाए थे तो कोई भी गलत समझ सकता है। शट अप अभी, प्रधान ने मेज पर हाथ मारते हुए कहा। वह मेरी एम्प्लॉय है, वह मेरे ऑफिस में गिरी थी,
तो क्या मैं उसे वहीं मरने देता? ये सिर्फ एक जिम्मेदारी है, नथिंग एल्स। वरदान वापस वर्तिका के कमरे में दाखिल हुआ। वह अभी भी वैसी ही मासूमियत से सो रही थी, इस बात से बेखबर कि उसने अनजाने में ही सही सीएम की कुर्सी हिला दी है। वरदान वर्तिका के चेहरे के इतने करीब था कि उसकी गर्म सांसें वर्तिका की लटों को छू रही थीं। उसकी आंखों में गुस्सा और झुंझलाहट का एक अजीब सा मिश्रण था। उसने अपने दांत पीसते हुए बहुत ही धीमी और भारी आवाज में दोहराया, यू आर जस्ट अ डिजास्टर इन माई लाइफ मिस वर्तिका। अभी वरदान के शब्द हवा में गूंजी रहे थे कि वार्ड का भारी दरवाजा एक झटके से खुला और दीवार से जा टकराया था। धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि वरदान बिजली की फुर्ती से सीधा खड़ा हो गया था। सामने सूर्य प्रताप जी खड़े थे, हाथ में महोगनी की छड़ी, चेहरे पर सख्त शिकन और आंखों में वो कड़कपन जिसने दशकों तक राजनीति के बड़े बड़े धुरंधरों को घुटनों पर ला दिया था। उनके पीछे सुरक्षा कर्मियों का एक घेरा था जो दरवाजे पर ही रुक गया था। वरदान, सूर्य प्रताप जी की आवाज गूंजी, राजनीति के शतरंज में मोहरे चले जाते हैं, तमाशा नहीं किया जाता। आज पहली बार तुमने मुझे सबके सामने शर्मिंदा कर दिया, मेरा गुरूर तोड़ा है। क्या मिसाल बनोगे अपने भाइयों के लिए? एक लड़की के लिए तुमने अपना राजनीतिक जीवन दांव पर लगा दिया। ऐसा कुछ नहीं है मिस्टर शेखावत। सच में वरदान, ये क्या वाहियात तस्वीरें हैं जो हर न्यूज चैनल की सुर्खियां बनी हुई हैं। सूर्य प्रताप जी की आवाज में एक अजीब सी ठंडक और अधिकार था। वरदान ने अपनी शर्ट की सलवटें ठीक की और चेहरे पर वही पत्थर जैसे एक्सप्रेशन थे। उसने बिना विचलित हुए कहा, मिस्टर शेखावत, आपको यहाँ इस वक्त नहीं आना चाहिए था। बाहर मीडिया का जमा पड़ा है। मीडिया? सूर्य प्रताप जी एक कदम आगे बढ़े। उनकी छड़ी के फर्श पर टकराने की आवाज सन्नाटे को चीर रही थी। मीडिया तो वो दिखा रही है जो तुमने उन्हें परोसा है। एक मुख्यमंत्री अपनी सेक्रेटरी को गोद में उठाकर गलियों में भाग रहा है। क्या तुम होश में हो? राजनीति में छवि बनाने में सालों लगते हैं और उसे मिट्टी में मिलाने के लिए तुम्हारी ये एक गलती ही काफी थी। वरदान के जबड़े भिज गए थे। उसने अपनी आवाज को और भी गहरा और सख्त कर लिया था। मेरी छवि किसी को गोद में उठाने या ना उठाने से नहीं बदलती। मैं इस प्रदेश का मुख्यमंत्री हूँ और मेरा हर एक्शन मेरा अपना फैसला होता है। वो लड़की मेरे ऑफिस में गिरी थी, मेरी जिम्मेदारी थी। उसे मरते हुए छोड़ देना क्या मेरी छवि के लिए बेहतर होता? जिम्मेदारी? सूर्य प्रताप जी चिल्लाए, एक सीएम किसी को गोद में उठाकर भागता है क्या? तुम्हारे पास एम्बुलेंस के पैसे कम पड़ गए थे, सुरक्षा कर्मियों की कमी थी। सूर्य प्रताप जी चिल्लाए। उन्होंने सो रही वर्तिका की तरफ नफरत से इशारा किया। ये लड़की ये कौन है और इसका तुम्हारे जीवन में क्या स्थान है कि तुम अपने पद की गरिमा भूल गए? वरदान ने वर्तिका के बेड और अपने पिता के बीच एक दीवार की तरह खड़े होते हुए कहा, यह सिर्फ मेरी एक एम्प्लॉई है और इसका स्थान वही है जो मैं तय करूंगा। उसे मैंने चुना है, उसे मैंने काम दिया है और उसे कब तक रखना है ये भी सिर्फ मेरा कंट्रोल है। रही बात गरिमा की, तो वरदान सिंह शेखावत की गरिमा उसके काम से है, लोगों की गपशप से नहीं। सूर्य प्रताप जी ने अपने बेटे को देखा। वरदान का कंट्रोल फ्रीक रवैया आज खुद उनके सामने था। बहुत घमंड है तुम्हें अपने कंट्रोल पर, सूर्य प्रताप जी ने धीमे मगर तीखे स्वर में कहा। लेकिन याद रखना, राजनीति में जब तूफान आता है तो सबसे पहले ऊंचे पेड़ ही गिरते हैं। इस लड़की को कल सुबह तक बर्खास्त करो, वरना पार्टी हाईकमान को मुझे जवाब देना पड़ेगा। वरदान के होठों पर एक क्रूर सख्ती आ गई थी। बर्खास्त? मिस्टर शेखावत, शायद आप भूल रहे हैं, मैं आदेश लेता नहीं आदेश देता हूँ। वो कल सुबह 9 बजे वापस काम पर होगी और जो मीडिया तमाशा कर रही है उसे शांत करना मेरा काम है, मेरा ऑफिस, मेरा नियम। तभी बेड पर लेटी वर्तिका ने हल्की सी करवट ली। दोनों शेरों की दहाड़ ने शायद उसकी गहरी नींद में खलल डाल दिया था। सूर्य प्रताप जी ने अपने बेटे को देखा, फिर उस सहमी हुई लड़की को। उन्हें समझ आ गया कि वरदान को झुकाना अब उनके बस की बात नहीं। ठीक है वरदान, सूर्य प्रताप जी ने मुड़ते हुए कहा, लेकिन याद रखना, ये लड़की तुम्हारी ताकत बने या ना बने, तुम्हारी कमजोरी जरूर बन सकती है। वरदान ने बिना पलक झपकाए जवाब दिया, कमजोरी शब्द मेरी डिक्शनरी में नहीं है मिस्टर शेखावत, उसे भी मैं कंट्रोल करना जानता हूँ। सूर्य प्रताप जी ने एक आखिरी नजर वरदान पर डाली और मुड़ गए थे। अपनी जिद को अपनी बर्बादी का कारण मत बनने देना, उन्होंने बड़बड़ाते हुए कहा। सूर्य प्रताप जी के जाते ही वरदान ने एक लंबी सांस ली और अभिज्ञान की तरफ मुड़ा जो बाहर खड़ा सब सुन रहा था। अभिज्ञान, सुबह 9 बजे मेरी प्राइवेट कार इसके घर के बाहर होनी चाहिए। और सुनो, इसके मोहल्ले में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि गाड़ी मेरी है। अगर फिर से कोई फोटो लीक हुई तो खुद को कल से विकलांग समझना, क्योंकि गलती हुई तो मैं तुम्हें चलने लायक नहीं छोड़ूंगा। अब इसे घर छोड़ाओ, मुझे सब कुछ संभालना होगा। वहीं हॉस्पिटल से निकलकर सूर्य प्रताप जी अपनी गाड़ी की पिछली सीट पर धंस कर बैठ गए थे। उनके चेहरे की तंती नसें साफ बता रही थीं कि वरदान की जिद ने उनके भीतर के सियासी शेर को घायल कर दिया है। गाड़ी के भीतर का सन्नाटा इतना गहरा था कि बाहर की ट्रैफिक की आवाज भी भारी लग रही थी।
तभी उनके पास बैठे सत्य प्रकाश जी, सूर्य प्रताप जी के विश्वास पात्र और छोटे भाई ने उनकी मनोदशा को भांपते हुए धीरे से गला साफ किया। भाई साहब, सत्य प्रकाश जी ने बहुत ही संभली हुई आवाज में कहा, मैं जानता हूं कि वरदान ने आपकी बात नहीं मानी होगी। जवान खून है, ऊपर से मुख्यमंत्री की कुर्सी, जोश मारना तो लाजमी है, पर आप तो राजनीति में मंझे हुए खिलाड़ी हैं। आप तो जानते ही हैं कि जनता को सच से मतलब नहीं होता, उन्हें बस एक नए सच की जरूरत होती है। सूर्य प्रताप जी ने अपनी बंद आंखें खोली और उनकी तरफ एक सवालिया निगाह डाली, जैसे वो कह रहे हों, सत्य प्रकाश, पहेलियां मत बुझाओ, जो कहना है साफ साफ कहो। सत्य प्रकाश जी ने गहरी सांस ली और बोले, देखिए भाई साहब, विपक्ष इस लड़की वाले मुद्दे को घसीटकर वरदान के चरित्र पर हमला जरूर करेगा। इसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, अफवाहों का रुख मोड़ देना। मैं कह रहा था कि क्यों ना हम मेरी पत्नी की भतीजी भाविका और वरदान की सगाई की घोषणा कर दें। दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। भाविका पढ़ी लिखी है, संस्कारी है, खानदानी है और हमारी राजनीति के लिए बिल्कुल सही मैच है। सूर्य प्रताप जी के चेहरे पर एक गहरी सोच की लकीर उभर आई थी। सत्य प्रकाश जी ने आगे झुककर फुसफुसाते हुए कहा, भाविका का नाम आते ही मीडिया सेक्रेटरी वाली बात को भूल जाएगी। सबको लगेगा कि वरदान की जिंदगी में तो पहले से ही कोई है। इससे वरदान की छवि एक फैमिली मैन की बनेगी और सगाई की खबर के आगे बाकी सब फीका पड़ जाएगा। वैसे इस सब से वरदान को भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, आखिर पुरानी जान पहचान है। सूर्य प्रताप जी ने अपनी छड़ी की मूठ पर हाथ कसते हुए धीमी आवाज में कहा, वरदान को आपत्ति होगी या नहीं ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि पार्टी की साख बचनी चाहिए और इस आग को बुझाने के लिए वरदान को हमारी बात माननी ही होगी। उन्होंने अपने फोन पर उंगलियां चलाईं और अपने पीआर हेड को मैसेज किया, आज शाम को प्रेस रिलीज तैयार करो। मुख्यमंत्री की सगाई की खबर सबसे पहले फ्लैश होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अभिज्ञान ने वरदान के आदेश अनुसार वर्तिका को सुरक्षित उसके घर के नीचे छोड़ दिया था। वर्तिका अभी भी नींद के खुमार में थी। उसकी चाल लड़खड़ा रही थी। जैसे ही वे लिफ्ट से चौथी मंजिल पर अपने फ्लैट के पास पहुंची, उसे घर के अंदर से रोने और सुबकने की आवाजें सुनाई दी। घबराकर उसने दरवाजा खोला तो देखा कि अंदर का नजारा किसी मातम से कम नहीं था। इंद्रप्रस्थ जी सिर पकड़कर सोफे पर बैठे थे। प्रभाजी लगातार आंसू पहुंच रही थीं और आस्था उन दोनों को पानी पिलाकर संभालने की कोशिश कर रही थी। मम्मी, पापा, क्या हुआ? वर्तिका ने बदहवास होकर पूछा। इंद्रप्रस्थ जी ने जैसे ही अपनी बेटी को देखा, वो झपट कर खड़े हुए और उसे गले से लगा लिया था। उनकी आवाज कांप रही थी, बेटा तू ठीक तो है? हमें तो लगा कि पता नहीं क्या अनहोनी हो गई। वो सीएम सर तुझे गोद में उठाकर अस्पताल क्यों भागे? क्या हुआ था तुझे? वर्तिका बेचारी अब क्या बताती कि उसके जंगली बिलौटे बॉस ने उसे इतना थकाया कि वे खड़े खड़े सो गई थी। वह बता नहीं वाली थी कि तभी प्रभाजी की नजर उसके पैरों पर पड़ी। अरे ये पट्टियां कैसी? मेरा बच्चा? प्रभाजी ने उसे सोफे पर बिठाया और उसके पैरों की पट्टियां खोलने लगी थीं। लाल लाल दर्दनाक छाले देखकर प्रभा देवी का दिल बैठ गया था। इतने छाले? क्या सीएम सर ने इतना काम करवाया तुझसे? वर्तिका ने दर्द के मारे अपनी आंखें मींच ली थी और अपनी माँ को समझाते हुए बोली, माँ सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, डॉक्टर ने ऑइंटमेंट दिया है। पर उसकी नजरें लगातार आस्था को खोज रही थी। उसने आंखों ही आंखों में आस्था से पूछा, ये घर में इतना बड़ा इमोशनल ड्रामा क्यों चल रहा है, सिर्फ छालों के लिए? आस्था ने एक लंबी आह भरी और बिना कुछ बोले रिमोट उठाकर टीवी ऑन कर दिया था। स्क्रीन पर हेडलाइन चमक रही थी, सीएम वरदान और उनकी मिस्ट्री गर्ल की प्रेम कहानी। क्या सचिवालय से शुरू हुआ ये सफर शादी तक पहुंचेगा? न्यूज एंकर चीख रहा था, देखिए कैसे मुख्यमंत्री वरदान सिंह शेखावत अपनी खास सहयोगी को अपनी बाहों में समेटे हुए अस्पताल की तरफ दौड़े। क्या ये सिर्फ एक हादसा है या प्यार का इजहार? वर्तिका के पैरों का दर्द जैसे गायब ही हो गया था। वह झटके से सोफे पर सीधी बैठ गई थी। उसका मुंह ओ की तरह खुला रह गया था। हैं? सीएम सर और मैं? वर्तिका चिल्लाई, ये न्यूज वाले पागल हो गए हैं क्या? इनका दिमाग सचिवालय की छत से गिरकर कोमा में चला गया है क्या? उसने अपने दिल पर हाथ रखा और चिढ़ते हुए बोली, मम्मी पापा, आप लोग इन पर यकीन मत करना। उन सड़ियल जंगली बिलौटे से प्यार करने से पहले तो मैं जहर खा लूंगी, वो भी गाजर के हलवे में डाल के, ताकि मरते वक्त कम से कम स्वाद तो अच्छा है। आस्था अपनी हंसी दबाते हुए बोली, और न्यूज में तो तू उनकी बाहों में बड़ी सुकून से सोई दिख रही है। आस्था की बात सुनते ही वर्तिका का चेहरा ऐसा बन गया था जैसे किसी ने उसके सामने करेले का जूस रख दिया हो। सुकून से सोई हुई? वर्तिका ने ऐसे दोहराया जैसे ये शब्द उसकी डिक्शनरी में हो ही नहीं। वह झटके से उठी और टीवी के बिल्कुल सामने जाकर खड़ी हो गई थी।
वो भी हाथ में स्लीपर लेकर। स्क्रीन पर स्लो मोशन में वही क्लिप बार बार चल रही थी। वरदान सिंह शेखावत उसे गोद में उठाए हुए अस्पताल की तरफ ले जा रहे थे और वह उनकी बाहों में ऐसे सो रही थी जैसे किसी 5 स्टार होटल का तकिया मिल गया हो। न्यूज एंकर फिर से चिल्लाया, देखिए कैसे मुख्यमंत्री अपने खास सहयोगी को बाहों में उठाकर ले जा रहे हैं। क्या ये सिर्फ इंसानियत है या कुछ और? वर्तिका ने दोनों हाथ सिर पर रख लिए थे। हे भगवान, ये न्यूज चैनल वालों को कोई काम नहीं है क्या? मुझ जैसी भोली गाय और खुखार शेर का कोई मेल भी है क्या? इतने में आस्था धीरे धीरे उसके पास आई। चेहरे पर वही खतरनाक मुस्कान थी जो हमेशा किसी शरारत से पहले आती थी। वर्तिका ने शक भरी नजर से उसे देखा। क्या है? आस्था ने टीवी की तरफ इशारा किया और बोली, मानना पड़ेगा, एंट्री तो बड़ी फिल्मी है तेरी। कौन सी एंट्री? सीएम की बाहों में स्लो मोशन में, बैकग्राउंड में न्यूज वालों की चीख चीख कर कमेंट्री। प्रभाजी ने तुरंत आस्था को घूरा। मजाक मत कर यार, तेरी फ्रेंड की जान निकली हुई है। पर आस्था कहाँ मानने वाली थी। वह वर्तिका के बिल्कुल पास आकर फसफसाई। वैसे एक बात बताऊं? वर्तिका ने थकी हुई आवाज में कहा। क्या? आस्था ने बड़ी मासूमियत से कहा, तुम दोनों साथ में काफी अच्छे लग रहे हो। अगले ही पल सोफे का कुशन सीधे आस्था के मुंह पर आकर लगा था। वर्तिका ने गुस्से में दूसरा कुशन उठाया और आस्था को घूरते हुए बोली, ऐसे अपशब्द मुंह से निकालना भी मत। मैं और वो जंगली ब्लौटा, दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा? आस्था हंसी रोकने की कोशिश करते हुए बोली, अरे मैं तो बस न्यूज वालों की भाषा बोल रही हूँ, सीएम की बाहों में सुकून से सोती हुई मिस्ट्री गर्ल। बस। वर्तिका ने दोनों कान बंद कर लिए थे। एक शब्द और बोला ना तो मैं सच में तुम्हारा गला दबा दूंगी। प्रभाजी अभी भी घबराई हुई थी। उन्होंने टीवी की आवाज थोड़ी कम की और वर्तिका के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटा सच सच बता, हुआ क्या था वहां? इंद्रप्रस्थ जी की आंखों में भी वही चिंता थी। हमें तो किसी पड़ोसी ने फोन करके बताया कि टीवी पर तेरा नाम चल रहा है। हम तो डर ही गए थे। वर्तिका कुछ पल चुप रही, फिर उसने लंबी सांस ली और झुंझलाते हुए बोली, कुछ नहीं हुआ पापा, बस मैं ऑफिस में खड़े खड़े सो गई थी। खड़े खड़े? आस्था ने तुरंत बीच में ही टांग अड़ाई। वर्तिका ने उसे घूरा। हाँ, खड़े खड़े, क्योंकि उस जंगली ब्लौटे ने मुझे सुबह से एक सेकंड बैठने नहीं दिया था। प्रभाजी ने हैरानी से पूछा, पर उन्होंने तुझे गोद में क्यों उठाया? वर्तिका का चेहरा एकदम खट्टा हो गया था। क्योंकि वो एक पल के लिए अटक गई थी। उसकी आंखों के सामने वरदान का चेहरा, उसकी तेज सांसें और वो अजीब सी बेचैनी जब उसने उसे उठाया था। वर्तिका ने तुरंत सिर झटका। क्योंकि मैं बेहोश हो गई थी, बस। आस्था ने भौहें उठाई और वर्तिका के गाल खींचते हुए बोली, और फिर सीधा मुख्यमंत्री साहब ने हीरो एंट्री मार दी। वर्तिका ने दांत भींचे। वो हीरो नहीं है, वो तो पूरे के पूरे विलन है। वर्तिका ने अपना सिर पकड़ लिया था। हे भगवान, मैं कल ऑफिस कैसे जाऊंगी? आस्था तुरंत बोली, लाल जोड़ा पहनकर। वर्तिका ने उसे घूरा। क्यों? आस्था ने कंधे उचकाए। क्योंकि आधे देश ने तुम्हारी शादी करवा दी है उनसे। इंद्रप्रस्थ जी भी हल्का सा मुस्कुरा दिए थे। बेटा, अगर सच में मुख्यमंत्री दामाद बन जाए तो बुरा भी क्या है? वर्तिका ने ऐसा चेहरा बनाया जैसे अभी यहीं बेहोश हो जाएगी। पापा, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? क्या मैं आपकी सौतेली बेटी हूँ? तभी आस्था टोकते हुए बोली, पर वर्तु मानना पड़ेगा। क्या? गोद में तो उन्होंने तुझे बड़े प्यार से उठाया है। वर्तिका ने झुंझलाकर कहा। वो प्यार नहीं था, वो तो वह कुछ सेकंड तक सोचती रही, फिर बोली, वो तो ऐसे उठा रहे थे जैसे कोई किसान आलू की बोरी उठा लेता है। आस्था जोर से हंस पड़ी थी। अभी सब हंसी रहे थे कि अचानक न्यूज चैनल का शोर बढ़ गया था। एंकर का गला जैसे फटने को तैयार था। ब्रेकिंग न्यूज। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मुख्यमंत्री वरदान सिंह शेखावत खुद लाइव आ रहे हैं। क्या वो मिस्ट्री गर्ल के साथ अपने रिश्तों के सच कबूल करेंगे? वर्तिका, आस्था और उसके मम्मी पापा, सबकी नजरें टीवी स्क्रीन पर जम गई थीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी थी। वरदान हमेशा की तरह अपने सफेद शर्ट, नेवी ब्लू पैंट में बेहद सख्त और प्रभावशाली लग रहा था। कैमरे की फ्लैश लाइट्स उसके चेहरे पर चमक रही थीं और उसकी आंखों में वही पुरानी बर्फीली शांति थी। पत्रकारों का झुंड चिल्लाने लगा, सर, सोशल मीडिया पर जो वीडियो है उस पर आपका क्या कहना है? क्या वो लड़की आपकी जिंदगी में कोई खास जगह रखती है? वरदान ने पोडियम पर हाथ रखा और माइक के पास झुककर बहुत ही ठंडी और स्पष्ट आवाज में कहा, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप लोग एक मेडिकल इमरजेंसी को रोमांटिक गॉसिप का नाम दे रहे हैं। वर्तिका ने राहत की सांस ली। शुक्र है, कम से कम इस जंगली ब्लौटे ने सच तो बोला। लेकिन वरदान अभी रुका नहीं था। उसने आगे कहा, जहां तक उस लड़की यानी मेरी सेक्रेटरी का सवाल है, तो मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वह काम के मामले में जितनी लापरवाह है, सेहत के मामले में उतनी ही कमजोर है।
सचिवालय में काम करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। वह शायद ये भूल गई थी कि वह एक मुख्यमंत्री के दफ्तर में है, किसी ड्रामा स्कूल में नहीं। वर्तिका का मुंह खुला का खुला रह गया था। क्या इन्होंने मुझे लापरवाह कहा और ड्रामा क्वीन? वरदान की आवाज और भी सख्त हो गई थी। मैं साफ कर दूं कि मेरा और उनका रिश्ता सिर्फ एक मुख्यमंत्री और एक बेहद अनुशासनहीन कर्मचारी का है, लेकिन मुझे उनके काम के जुनून की कद्र है। पैरों में छाले होने के बावजूद उन्होंने कल का सारा काम पूरा किया। उनके इसी जज्बे को देखते हुए मैंने एक फैसला किया है। वह थोड़ा रुका और कैमरे की तरफ देखते हुए एक शातिर गुस्से के साथ बोला, कल से मैं एक 3 दिवसीय सार्वजनिक दौरे पर निकल रहा हूँ, जहाँ हम दिल्ली के दूर दराज के इलाकों का जायजा लेंगे। मिस वर्तिका मेरे साथ इस दौरे पर रहेंगी। आप सब खुद अपनी आंखों से देख लीजिएगा कि वो कितनी काबिल सेक्रेटरी हैं और हमारा रिश्ता कितना प्रोफेशनल है। वरदान की बातों ने मीडिया के साथ साथ वर्तिका के घर वालों को भी सन्न कर दिया था। वरदान ने इशारे से पीछे लगी बड़ी स्क्रीन पर कुछ वीडियो क्लिप्स चलाने का निर्देश दिया। स्क्रीन पर वरदान के पिछले दौरे की कुछ तस्वीरें और वीडियो चलने लगे थे। कहीं वह एक बुजुर्ग महिला की मदद कर रहा था, तो कहीं ग्रामीण महिलाओं के स्वरोजगार केंद्र का उद्घाटन कर रहा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस का माहौल अचानक रोमांटिक गॉसिप से बदलकर विमेन एम्पावरमेंट और नैतिकता की ओर मुड़ गया था। वरदान ने कैमरे की तरफ अपनी पैनी नजरें टिकाईं और भारी आवाज में कहा, एक मुख्यमंत्री होने के नाते मैं विमेन एम्पावरमेंट और उनके सम्मान की कद्र करता हूँ। मेरे लिए महिला सुरक्षा सिर्फ कागजों पर नहीं, मेरे व्यवहार में है। वह थोड़ा और झुका और अपनी बात पर जोर देते हुए बोला, जैसे इस शहर की जनता का उत्तरदायित्व मुझ पर है, ठीक उसी तरह सचिवालय में काम करने वाला हर एक व्यक्ति मेरे परिवार का हिस्सा है। और आप लोग जानते हैं कि अगर परिवार के किसी सदस्य की जान जोखिम में हो तो कोई पड़ोसी के आने का इंतजार नहीं करता। मैंने भी वही किया जो एक मुख्यमंत्री को करना चाहिए था। वर्तिका का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। उसने टीवी की तरफ इशारा करते हुए कहा, परिवार? ये मुझे अपना परिवार बता रहे हैं? सुबह तक जो इंसान मुझे जानवरों वाला इंजेक्शन लगवाने की धमकी दे रहे थे, आज टीवी पर संत बने बैठे हैं। कितनी आसानी से मुझे लापरवाह कह दिया, जबकि पूरे 1 हफ्ते का काम मुझसे 1 दिन में करवाया था। जंगली लौटे कहीं के। इंद्रप्रस्थ जी ने एक लंबी और राहत भरी सांस ली। देखा वर्तिका, सीएम साहब कितने सुलझे हुए इंसान हैं। उन्होंने कितनी सफाई से तुम्हारी और अपनी इज्जत बचा ली। विभा जी भी खुश हो गई थी। हाँ बेटा देख, उन्होंने तेरी तारीफ भी तो की है कि तूने छाले होने के बाद भी काम किया। कितना बड़ा दिल है उनका। वर्तिका ने अपना सिर पकड़ लिया था। मम्मी, यह बड़ा दिल नहीं है, ये बहुत बड़ी राजनीति है। बलि का बकरा बनने वाली हूँ मैं, बस पहले थोड़ी सी खातिरदारी हो रही है। वर्तिका ने अपनी मुट्ठियां भेज ली। काबिल सेक्रेटरी, अनुशासनहीन, और अब ये मुझे पूरे प्रदेश के सामने जलील करने के लिए अपने साथ दौरे पर ले जा रहे हैं। ये आदमी मुख्यमंत्री नहीं है, ये तो साक्षात हिटलर का पुनर्जन्म है। वर्तिका ने गुस्से में अपनी सैंडल को फर्श पर इतनी जोर से पटका कि आवाज पूरे घर में गूंज गई थी। मम्मी, पापा, आप लोग उनकी बातों में आ रहे हैं, पर याद रखिएगा वो सीएम नहीं, शातिर शिकारी हैं, और इस बार उन्होंने मुझे जाल में फंसाने का पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे पहले कि मम्मी और पापा कुछ कह पाते, वर्तिका पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई थी और दरवाजा अंदर से इतनी जोर से भिड़ाया कि दीवार पर टंगी उसकी और आस्था की तस्वीर हिल गई थी। जंगली प्लौटा, हिटलर, मुख्यमंत्री के नाम पर कलंक। देखना, इस दौरे पर मैं ऐसी काबिलियत दिखाऊंगी कि आप मुझे खुद ही सचिवालय से बाहर फेंकने पर मजबूर हो जाओगे। उसने तकिए पर मुक्का मारते हुए खुद से कसम खाई। वहीं दूसरी तरफ राजनीति के आलीशान गलियारे शांति वाटिका में सन्नाटा नहीं बल्कि विनाश का मंजर था। कमरे के कोने में लगा 75 इंच का एलईडी टीवी चकनाचूर हो गया था। कांच के टुकड़े फर्श पर ऐसे बिखरे थे जैसे सत्यप्रकाश जी के अरमान। उनके हाथ में अभी भी वही महोगनी की छड़ी थी जिससे उन्होंने टीवी पर प्रहार किया था। सत्यप्रकाश जी पूरी तरह हाँफ रहे थे। उनका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। सब कुछ खत्म कर दिया उसने। एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने खुद को मसीहा बना लिया। अगर मीडिया उसे फैमिली मैन और रक्षक की तरह देख रही है तो अब उस पर सगाई का दबाव डालना नामुमकिन है। वरदान, तू बहुत आगे निकल गया है, पर याद रखना, तूने अपने चाचा जी की चाल को मात दी है। इसका बदला तो मैं लेकर रहूंगा। वहीं देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस के हंगामे और पिता के साथ हुई तीखी बहस के बाद वरदान अब अपने एकांत में था। सचिवालय की फाइलें, मीडिया के सवाल और राजनीति के दांव पेच ने उसके दिमाग को थका दिया था। उसने अपनी जैकेट उतारकर फेंकी और शर्ट के बटन खोलते हुए सीधे बाथरूम की ओर बढ़ गया था।
शावर चालू करते ही ठंडे पानी की बौछारें उसके तपते शरीर से टकराईं। उसने अपनी आंखें बंद कर ली थीं और दीवार पर हाथ टिकाकर पानी के नीचे खड़ा हो गया था। वह राजनीति के अगले कदम के बारे में सोचना चाहता था, पर जैसे ही उसने आंखें मूंदी, दिमाग में फाइलों के बजाय कुछ और उभरने लगा था। अचानक उसे अपने सीने पर एक हल्का सा दबाव महसूस हुआ। उसे लगा कि जैसे वर्तिका के छोटे छोटे हाथ अभी भी उसके सीने को जकड़े हुए हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे अस्पताल ले जाते वक्त उसने बेहोशी में उसे कसकर थाम लिया था। वरदान का दिल अचानक जोर से धड़का। पानी की ठंडी बूंदों के बीच भी उसे वर्तिका की वह छुन किसी दहकते अंगारे जैसी महसूस हो रही थी। उसने झटके से अपनी आंखें खोली। वर्दा! उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली थीं। वरदान ने जल्दी से शॉवर बंद किया। तभी फोन की स्क्रीन पर चमकती हेडलाइन देखकर वरदान की आंखें एक पल के लिए बिल्कुल स्थिर हो गई थीं। मुख्यमंत्री वरदान सिंह शेखावत की सगाई की आधिकारिक घोषणा। दुल्हन का नाम भाविका। कुछ सेकंड तक वह बस स्क्रीन को घूरता रहा, फिर अचानक उसकी उंगलियां फोन पर कस गई थीं। व्हाट द हेल! उसकी आवाज धीमी थी, मगर उसमें दबा हुआ ज्वालामुखी साफ महसूस हो रहा था। उसने तुरंत न्यूज खोली। स्क्रीन पर वही चेहरा था, सूर्य प्रताप सिंह शेखावत। कैमरों के सामने खड़े होकर वे बेहद संयमित आवाज में कह रहे थे, परिवार और पार्टी की सहमति से हमने ये निर्णय लिया है कि मुख्यमंत्री वरदान सिंह शेखावत की सगाई जल्द ही मेरे छोटे भाई के साले साहब की बेटी भाविका से होगी। ये रिश्ता वर्षों से तय था, बस औपचारिक घोषणा बाकी थी। वरदान के जबड़े इतने कस गए थे कि उनकी नसें साफ उभर आई थीं। वर्षों से तय था, उसने धीरे से दोहराया। उसकी आंखें स्क्रीन पर टिकी थीं। दिलचस्प है, बस मुझे ही नहीं बताया गया। फिर अगले ही पल वरदान ने फोन इतनी ताकत से टेबल पर पटका कि कांच की सतह में दरार पड़ गई थी। डैमेट! वहीं वर्तिका अपने कमरे में बिस्तर पर उल्टा मुंह दबाकर पड़ी हुई थी। गुस्सा अभी भी उसके सिर पर चढ़ा हुआ था। काबिल सेक्रेटरी, अनुशासनहीन! उसने तकिए को मुक्का मारा। जंगली पिलौटे कहीं के। इतने में उसका फोन वाइब्रेट हुआ। आस्था का मैसेज था। ब्रेकिंग न्यूज देख। वर्तिका ने झुंझलाकर फोन उठाया। जैसे ही स्क्रीन खुली, उसकी आंखें फैल गई थीं। सीएम वरदान सिंह शेखावत की सगाई मशहूर उद्योगपति की बेटी भाविका से। क्या? वर्तिका बिस्तर पर सीधी बैठ गई थी। उसने दोबारा खबर पढ़ी, फिर तीसरी बार। फिर अचानक वह हंस पड़ी थी। ओह, लगता है मेरा श्राप लग गया जंगली पिलौटे को, उसने व्यंग्य से कहा। इसलिए इतनी जल्दी मुझे प्रोफेशनल साबित करने का ड्रामा कर रहे थे। आस्था का तुरंत कॉल आ गया था। वर्तू देखा तूने? वर्तिका हंसी रोकते हुए बोली। हाँ हाँ देखा। आस्था लगभग चीख पड़ी थी। तुझे समझ भी आ रहा है ये कितना बड़ा बम है? मुख्यमंत्री की सगाई, और तू ऐसे रिएक्ट कर रही है जैसे मोहल्ले के पप्पू की शादी फिक्स हुई हो। वर्तिका ने नाक सिकोड़ते हुए कहा। पप्पू कम से कम इंसान तो है, ये तो पूरे जंगली बिलौटे हैं। आस्था की हंसी छूट गई थी। ओह गॉड वर्तू, सोच, अगर तू थोड़ी देर और उनकी बाहों में सोई रहती ना, तो शायद आज ब्रेकिंग न्यूज होती। मुख्यमंत्री की सगाई कैंसिल, मिस्ट्रिकल बनी नई दुल्हन। बकवास मत कर आस्था, कभी कभी भगवान ऊट पटांग बातों पे भी तथास्तु बोल देते हैं। वर्तिका तकिया फोन पर मारते हुए बोली। मैं मरने वाली हूँ और तू खुश हो रही है, क्यों? आस्था ने हैरान होते हुए पूछा। वर्तिका ने धीरे से कहा, क्योंकि कल से मैं 3 दिन उनके साथ दौरे पर जा रही हूँ। आस्था चुप हो गई, फिर बोली। ओह। 2 सेकंड बाद उसने कहा, और अगर उनकी मंगेतर को पता चला कि तू उनके साथ घूम रही है? वर्तिका ने आंखें बंद कर ली थी। तो वो मुझे जिंदा गाड़ देगी और क्या। फिर उसने धीरे से बुदबुदाया, या उससे पहले आज वाले तमाशे की वजह से शायद वरदान सर मुझे खाई में ही धक्का दे देंगे। उधर अभिज्ञान वरदान के सामने खड़ा था। कमरे का माहौल तूफान से पहले की खामोशी जैसा था। ये सगाई वाली खबर, अभिज्ञान ने धीरे से कहा, फेक नहीं है। वरदान ने ठंडी आवाज में कहा, मिस्टर शेखावत ने खुद प्रेस रिलीज जारी की है। अभिज्ञान ने माथा पकड़ा। तो अब? वरदान खिड़की के सामने खड़ा हो गया था। नीचे शहर की लाइट चमक रही थी। उसकी आवाज बेहद शांत थी। अब कुछ नहीं। अभिज्ञान ने भौं उठाई। मतलब? वरदान ने धीरे से कहा, अगर राजनीति को तमाशा चाहिए तो मैं उन्हें तमाशा दूंगा। अभिज्ञान ने शक भरे लहजे में पूछा, क्या करने वाले हो? वरदान ने धीमी स्मित के साथ कहा, कल से 3 दिन का दौरा है और मिस वर्तिका मेरे साथ होंगी। अभिज्ञान की आंखें फैल गई थीं। भाई, तुम आग से खेल रहे हो? वरदान ने धीमे स्वर में कहा, नहीं, मैं आग को कंट्रोल करना जानता हूँ। लेकिन उसके दिमाग में उस वक्त सिर्फ एक चेहरा घूम रहा था, थकी हुई जिद्दी और उसकी बाहों में सोई हुई वर्तिका। वरदान ने फोन उठाया, पर वर्तिका का नाम चमक रहा था। उसने कॉल नहीं किया, बस स्क्रीन को कुछ सेकंड तक देखता रहा। 3 दिन, उसने धीरे से कहा।
देखते हैं मिस वर्तिका, आप कब तक भागती हैं। गलती आपकी है तो सजा भी आप ही को मिलेगी। टू बी कंटिन्यूड। दोस्तों, आज का पार्ट आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर शेयर कीजिएगा। और आज वीडियो के एंड में मैं इस कहानी से जुड़ी कुछ इमेजेस ऐड करने वाली हूँ। वैसे मैं रोज पोस्ट में अपलोड करती हूँ, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसे लगे। दोस्तों, इस वीडियो में सभी इमेजेस AI जनरेटेड हैं, जिन्हें सिर्फ कहानी को समझाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। अगर आपको वरदान का अंदाज पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट में अपनी राय ज़रूर शेयर करना।